ये इस वीडियो में हम लोग थायोफिन करेंगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले इंट्रोडक्शन और पायरोल फ्यूरेन कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग थायोफिन करेंगे। थायोफिन क्या होता है? ये एक 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें सल्फर एज अ हेट्रो एटम होते हैं। 5 मेंबर मतलब 5 एलिमेंट्स होते हैं इसमें, और हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि कार्बन के सिवा भी कुछ होता है, ठीक है। और हेट्रो एटम क्या होता है? जो कार्बन के सिवा जो एटम लगा हो उसे हेट्रो एटम बोलते हैं। तो ये एक 5 मेंबर हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें कार्बन एज अ हेट जिसमें सल्फर एज अ हेट्रो एटम होता है, ठीक है। इसको वेक्टर मेयर 1882 में इसको डिस्कवर किए थे। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, 1 2 3 4 कार्बन है, एक सल्फर है और 4 हाइड्रोजन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C4H4S, ठीक है। C4H4A। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 84 होता है। ये जो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp2 होता है। थायोफिन एरोमेटिक होता है नेचर में, ठीक है। और इसके पास सल्फर के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। बहुत लोग बोलते हैं उनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने नहीं आता है, क्योंकि हम आपको अच्छे से सिखाते कैसे। जैसे कि ये सल्फर है, इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देखिए ऐसे है। सबसे पहले क्या होगा? सल्फर अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा और ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव में टूटेगा। इसका पॉजिटिव और सल्फर का इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बनाएगा, और सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी वजह से सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखते हैं। सल्फर इलेक्ट्रॉन दिया है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, सल्फर का इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बनाया है, यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज, और ये जैसे है उसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड टूटेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एक बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पर एक नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर इसका नेगेटिव और ये बॉन्ड टूटेगा, उसका पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव रहेगा। सल्फर पे तो ऐसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और एक ऐसे। फिर क्या होगा कि इसका नेगेटिव इसका बॉन्ड टूटेगा तो पॉजिटिव एक डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और ऐसे ऐसे ही रहने दीजिए इसको ऐसे, और यहाँ पर एक नेगेटिव। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एक डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये जो बॉन्ड टूटेगा तो ये नेगेटिव जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि ये वाला स्टेप फिर रिपीट होगा। इसके पास 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है थायोफिन के पास। आप लोग एक बार और वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं थायोफिन का। थायोफिन एक कलरलेस लिक्विड होता है जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिल्जेबल होता है, मतलब सॉल्युबल होता है इसमें, ठीक है। और जो हमारा थायोफिन होता है उसका ऑर्डर बेंजीन से बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। बॉइलिंग पॉइंट थायोफिन का 84 डिग्री सेल्सियस होता है। अब हम थायोफिन को प्रिपेयर कैसे करते हैं? थायोफिन को फ्रॉम सोडियम सुसिनेट से प्रिपेयर करते हैं। सोडियम सुसिनेट क्या होता है? CH2 COONE CH2 CONE। जब इसको P2O5 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो यहाँ पे हमें थायोफिन मिलेगा, ठीक है। क्या लिए? सोडियम सुसिनेट लिए, जो COONE CH2 COONE है। जब उसको P2O5 के प्रेजेंस में हीट किए तो हमें थायोफिन मिला, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या होता है कि ब्यूटेन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। जब ब्यूटेन को फोरस से रिएक्शन कराते हैं और उसे हीट करते हैं, मतलब इसमें साइकिलेशन हो रहा है, साइकिल बन रहा है, तो यहाँ पर हमें थायोफिन बनता है। नेक्स्ट क्या होता है? पोल नोड सिंथेसिस। पोल नोड सिंथेसिस में क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले लेते हैं हेक्सेन 225 डायोन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। जब इसका P2S5 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर सल्फर आ जाता है और ये बन जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि एसिटिलीन से कैसे प्रिपेयर करते हैं। एसिटिलीन का जब H2S से रिएक्शन करते हैं
Az2O के प्रेजेंस, Az2O3 के प्रेजेंस में, एल्यूमिना के प्रेजेंस में, तो हमारा थायोफिन आता है। ठीक है, आपको इस मतलब इससे पहले हम अच्छे से लिख कर ये रिएक्शन सारा समझा चुके हैं। अगर आप वो देख कर आएंगे तो ये आपको आसानी से समझ आएगा, क्योंकि इसमें बस हम बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं। इससे पहले जो उसका पायरोल का और फ्यूरेन का वीडियो बनाए हैं, उसमें हम अच्छे से आपको रिएक्शन समझा चुके हैं, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फिर केमिकल रिएक्शन, जो हमारा थायोफिन होता है वो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, लेकिन ये पायरोल और फ्यूरेन से कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। जब हम थायोफिन का नाइट्रेशन करेंगे, HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर NO2 आकर जुड़ जाएगा। इसी तरह जब हम सल्फेनेशन कराएंगे थायोफिन का, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पर HSO3 आकर जुड़ जाएगा, SO3H आकर जुड़ जाएगा। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन RC++OCl का रिएक्शन जब थायोफिन से कराएंगे तो HCl चला जाएगा और RC++O आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरह क्लोरीनेशन जब हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर Cl आकर जुड़ जाएगा। रिडक्शन, अगर हम इसका रिएक्शन NaNH3 से कराएं, ठीक है, जब हम इसका रिएक्शन सोडियम से कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो एक तो यहाँ पर डबल बॉन्ड मिलेगा और एक यहाँ पर मिलेगा, मतलब 2 थायोलिन और 3 थायोलिन मिलेगा। नेक्स्ट क्या होता है, जब हम सल्फर का रिडक्शन कराएं, थायोफिन का रिडक्शन कराएं H2PD के प्रेजेंस में, तो सारा डबल बॉन्ड हट जाएगा। ठीक है, थायोफिन के कुछ मेडिकल यूजेस देखते हैं। ये बहुत सारे मेडिसिन बनाने में यूज होते हैं, ये एंटी कैंसर एजेंट की तरह यूज होता है, और ये कैंसर्स में भी एंटी कैंसर एजेंट की तरह भी यूज होता है, और बहुत सारे यूजेस हैं जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा नोट से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, रिलेटिव एरोमेटिसिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ पायरोल, फ्यूरॉन एंड थायोफिन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक कब होगा, जब वो फॉलो करे, एक तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा उसमें कंजुगेशन होना चाहिए, तीसरा प्लेनर होना चाहिए, और चौथा हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। हकल्स रूल क्या होता है, उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब फॉलो करेगा तो जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है। ठीक है, पायरोल के पास जो हाइड्रोएटम होता है वो नाइट्रोजन होता है, फ्लोरीन के पास ऑक्सीजन, और थायोफिन के पास सल्फर होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का, फिर सल्फर का। तो इसके हिसाब से हमारा थायोफिन, फिर पायरोल, फिर फ्यूरेन होना चाहिए, बट ऑल लेस रेजोनेंस एनर्जी देन बेंजीन, लेकिन इन सबका जो होता है वो बेंजीन से लेस रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो हमें सबसे पहले क्या हो जाएगा, बेंजीन, फिर थायोफिन, फिर पायरोल, फिर फ्यूरॉन। ठीक है, होना तो चाहिए थायोफिन, पायरोल और फ्यूरॉन, थायोफिन, पायरोल, फ्यूरॉन, लेकिन बेंजीन का इन सबसे कम रेजोनेंस एनर्जी होता है। तो सबसे पहले बेंजीन, फिर थायोफिन, फिर पायरोल और फिर फ्यूरेन। ठीक है, ऐसा एरोमेटिसिटी इसका होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा एरोमेटिक हमारा बेंजीन, फिर उसके बाद थायोफिन, फिर पायरोल, फिर फ्यूरेन। लेकिन अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके हिसाब से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर था। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन था, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। तो इसके हिसाब से फ्यूरेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, फिर पायरोल और फिर थायोफिन रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि सबसे ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फिर सल्फर। तो हमारा सबसे ज़्यादा रिएक्टिव फ्यूरेन, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर। उस हिसाब से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्यूरेन, फिर पायरोल, फिर थायोफिन। लेकिन ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव होता है नाइट्रोजन से। तो हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पायरोल, फिर फ्यूरॉन, फिर थायोफिन। ठीक है, पायरोल, फ्यूरॉन, फिर थायोफिन। जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनका रेजोनेंस एनर्जी बहुत कम होता है बेंजीन से, इसीलिए वो बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है,
पायरॉल, फिर फ्यूरेन, फिर थायोफिन और फिर बेंजीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव पायरॉल, फ्यूरेन, थायोफिन, बेंजीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? पायरॉल, फ्यूरॉन, थायोफिन, बेंजीन। ठीक है, उसके बाद बताइए कि पायरॉल और पैरिडीन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ठीक है, ये देखिए, इसके नीचे आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट रुके। ये बताइए कि पायरॉल ठीक है, पायरॉल और पायरिडिन, पायरॉल और पायरिडिन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? ठीक है, हमारा जो, अगर हमारे पास लोन पेयर को अच्छे से डोनेट करेगा तो वो मोर बेसिक होगा, रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, तो बेसिक कैरेक्टर कम होगा। ये दो चीज होता है, आप याद रखिएगा। अगर लोन पेयर, पहला क्या होता है कि लोन पेयर को अगर अच्छे से डोनेट करेगा तो वो ज्यादा बेसिक होगा। दूसरा, अगर रेजोनेंस एनर्जी हमारा ज्यादा होगा तो मोर स्टेबल होगा, जिसकी वजह से कम बेसिक होगा। तो हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो सबसे ज्यादा होता है, इसका क्या बोलते हैं, अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसकी वजह से कम रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो पायरिडिन और पायरॉल में, ठीक है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा किसका होता है? पायरिडिन का। ठीक है, और जिसके वजह से ये सबसे ज्यादा बेसिक होता है। 1 मिनट ध्यान, इसमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा है जिसकी वजह से ये ज्यादा बेसिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, आप लोग इस सबको, इस जितने भी वीडियो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।